प्रणाम, राधे राधे। कल हमने मोनोसेकेराइड कर लिया था कार्बोहाइड्रेट में। आज आगे बढ़ते हैं। आज करते हैं ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड में जो नंबर ऑफ शुगर है 2 to 8 तक जाएगी, या फिर अप टू 10 तक। अप टू 10 नंबर ऑफ शुगर का जो है लिंकेज होगा, 10 शुगर तक लिंकेज होकर के ओलिगोसेकेराइड आ जाती है। इसमें हम बेसिकली डाइसेकेराइड ही पढ़ेंगे। ओलिगोसेकेराइड में डाइसेकेराइड ही है सिलेबस में मेनली। डाइसेकेराइड मतलब कॉम्बिनेशन या फिर लिंकेज ऑफ 2 शुगर। देखिए पहला पढ़ते हैं हमने देख लिया था डाइसेकेराइड में। तो पहला क्या है, ओलिगोसेकेराइड के अंदर हमने एग्जांपल लिया था माल्टोज। ये पढ़ते हैं पहले। माल्टोज, इसे और क्या बोलते हैं, माल्ट शुगर भी बोलते हैं इसे, माल्ट शुगर, माल्टोज को। ये बनता कैसे है माल्टोज, ये ग्लूकोज को मिलकर दो ग्लूकोज की यूनिट मिलकर के माल्टोज बनाती हैं। और ग्लूकोज कौन सा होता है, अल्फ़ा डी ग्लूकोज। तो अल्फ़ा डी ग्लूकोज प्लस अल्फ़ा डी ग्लूकोज, ये मिलकर के माल्टोज बना देती हैं। माल्टोज को माल्ट शुगर बोलते हैं। अब ये दो जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स या फिर ग्लूकोज की जो ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, ये दोनों जब मिलेंगे, सिंगल यूनिट हैं ग्लूकोज की, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वह बॉन्ड कौन सा होगा, अभी हम स्ट्रक्चर में भी समझ लेंगे कौन सा बॉन्ड कैसे बनता है। अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या बॉन्ड। शुगर्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है वह ग्लाइकोसिडिक बोलते हैं उसे। प्रोटीन के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। अब देखिए ये बॉन्ड बनता कैसे है। पहले अल्फ़ा डी ग्लूकोज की दो स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अल्फ़ा डी ग्लूकोज, एक ये रहा, और ठीक है। अल्फ़ा में क्या होता है, ऊपर OH फर्स्ट कार्बन पर, सेकंड कार्बन पर भी OH, थर्ड कार्बन पर क्या होता है OH, फोर्थ कार्बन पर क्या होता है OH, और फिफ्थ कार्बन पर क्या होता है H और CH2OH। ये है अल्फ़ा डी ग्लूकोज। एक अल्फ़ा डी ग्लूकोज हो गया। दूसरा अल्फ़ा डी ग्लूकोज OH, ये थर्ड कार्बन पर OH होता है, फोर्थ पर OH, फिफ्थ पर CH2OH। ये दोनों क्या है, अल्फ़ा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है, हम पहले भी देख चुके हैं। अब देखिए इनके बीच में जो लिंकेज बनेगा, इन दोनों को हम जब ऐड करते हैं तो इसमें होता क्या है, विद द हेल्प ऑफ माल्टोज सिंथेटेज एंजाइम। यहाँ कौन सा एंजाइम वर्क करता है, माल्टोज सिंथेटेज। माल्टोज का सिंथेसिस हो रहा है तो सिंथेटेज माल्टोज सिंथेटेज एंजाइम होता है। प्रोसेस कौन सी होती है, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस होती है। कैसे, डिहाइड्रेशन मतलब यहाँ से हाइड्रेशन होगा, मतलब वाटर का रिमूवल होगा, वाटर रिमूव होगा यहाँ से। तो वाटर कहाँ से रिमूव होगा, किसी भी एक मॉलिक्यूल से H जाएगा और एक मॉलिक्यूल से OH जाएगा, ये निकल करके यहाँ से H2O निकल जाएगा। ये डिहाइड्रेशन सिंथेसिस प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए हमें इनका जो है नाम लिख लेते हैं कार्बन का। ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है,
ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है और ये सिक्स है। यहाँ पर ये कौन सा, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स। तो लिंकेज जो बना है किन किन के बीच में बना है, 1 और 4। तो इस लिंकेज का नाम क्या हो गया, और ये अल्फ़ा है दोनों, तो लिंकेज का नाम क्या हो गया, इस प्रकार से लिंकेज कौन सा बन गया, अल्फ़ा 1,4, अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या बॉन्ड, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये बन गया। यहाँ से H2 बाहर निकल गया, तो स्ट्रक्चर कैसी बन जाएगी, स्ट्रक्चर ऐसी बनेगी, देखिए ये माल्टोज की स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ ऊपर H था, यहाँ पर भी ऊपर H था, यहाँ से H गया और यहाँ से OH गया, एक साइड से H मान लो एक, तो यहाँ क्या बचा रह गया, ऑक्सीजन केवल। तो ये लिंकेज बन गया है, देखिए यहाँ से H और OH ये चला जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा, तो केवल ऑक्सीजन बचेगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन बचेगा, तो ये रहा, ऑक्सीजन के जरिए यहाँ लिंकेज बन गया। और बाकी के जो हैं जैसे भी हैं, HOH, HOH, OH, H और H, CH2OH, इसी प्रकार से इधर भी होंगे, HOH, OH और HOH और H, CH2OH। ये एक बार स्ट्रक्चर बना लेनी है। ये स्ट्रक्चर किसकी है, माल्टोज की, माल्टोज, ये माल्टोज है। तो माल्टोज क्या है, 2 अल्फ़ा डी ग्लूकोज, अल्फ़ा डी ग्लूकोज, और ये भी क्या है, अल्फ़ा डी ग्लूकोज। आपको पता है बीटा डी ग्लूकोज क्या होता है, बीटा के लिए ये OH ऊपर चला जाएगा, ये H नीचे आ जाएगा, अभी आगे देखेंगे। तो इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर बनती है माल्टोज की। माल्टोज को माल्ट शुगर भी बोलते हैं, और अल्फ़ा डी ग्लूकोज को मिला करके बनती है। इसके बीच में जो बॉन्ड होता है 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, जो हमने देख लिया कैसे बनता है। यहाँ डिहाइड्रेशन सिंथेसिस हो रही है, मतलब वाटर के रिमूव होने पर सिंथेसिस हो रही है नई चीज़। ये इस प्रकार से ये माल्टोज की स्ट्रक्चर बन गई। अब चलते हैं आगे। अब सेकंड एग्जांपल है, इसके अंदर ओलिगोसैकेराइड में, डाइसैकेराइड में, ओलिगोसैकेराइड के अंदर डाइसैकेराइड का एग्जांपल दूसरा लेते हैं, लैक्टोज, जो हमने एग्जांपल में पहले लिखा था स्टार्टिंग में, लैक्टोज। लैक्टोज को क्या बोलते हैं, मिल्क शुगर भी बोलते हैं, मिल्क शुगर, ठीक है। ठीक है, ये भी डाइसैकेराइड है, और इसके अंदर जो बॉन्ड बनेगा वो पहले ही लिख लेते हैं, अभी देख लेंगे बॉन्ड कैसे बनता है। बॉन्ड जो बनेगा वह बनेगा बीटा 1,4, यहाँ बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये याद रखना। बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है लैक्टोज के अंदर। लैक्टोज के अंदर जो होता है कंपोजिशन किन किन से बनता है इनका, किन किन से होता है, कंपोजिशन होता है इनका बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज, बीटा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी गैलेक्टोज, देखिए इनसे बनता है। तो ये गैलेक्टोज में याद करना है। स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं, पहले बीटा डी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखिए बीटा डी ग्लूकोज जो है स्ट्रक्चर जस्ट अल्फ़ा की तरह है, बस एक थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या है, अल्फ़ा में क्या होता है, यहाँ H होता है, यहाँ OH होता है, लेकिन बीटा में क्या हो जाता है, ऊपर OH हो जाता है, नीचे H हो जाता है, बस ये OH और H बस, और बाकी सब H OH, थर्ड कार्बन पर वही OH H, फोर्थ पर वही H OH, फिफ्थ पर वही H CH2OH। ये क्या है, बीटा डी ग्लूकोज है।
कैसे पता लगा कि फर्स्ट कार्बन जो है, फर्स्ट कार्बन पर इंटरचेंज हो गया एच ओ एच का, ऊपर ओ एच आ गया, नीचे एच आ गया, बाकी सब सेम है। अब आते हैं प्लस बीटा डी गैलेक्टोज। डी गैलेक्टोज की स्ट्रक्चर देखते हैं। बीटा है, बीटा डी गैलेक्टोज, ठीक है, एक मिनट, बीटा डी गैलेक्टोज, ये रहा। इसमें क्या होता है, बीटा आ गया जहाँ, तो बीटा की जगह तो अगर अल्फ़ा डी गैलेक्टोज होता तो यहाँ क्या होता एच और ओ एच, लेकिन बीटा है तो बीटा में फर्स्ट कार्बन पर इंटरचेंज हो जाता है एच ओ एच का, तो यहाँ आ जाएगा ओ एच बीटा में और यहाँ एच फर्स्ट कार्बन पर, सेकंड पर वही एच ओ एच, थर्ड पर वही ओ एच एच। और गैलेक्टोज में क्या होता है कि फोर्थ कार्बन पर ग्लूकोज में तो एच ओ एच होता है, लेकिन गैलेक्टोज में ओ एच एच हो जाता है, ओ एच एच, ये गैलेक्टोज बन गया बस। और बाकी सेम है, एच सी एच टू ओ एच, ये सेम है बाकी। देखिए फर्स्ट कार्बन पर ओ एच एच हो गया बीटा के लिए, ये सेकंड थर्ड ये सेम है। फोर्थ कार्बन पर ओ एच एच हो गया तो गैलेक्टोज बन गया, अगर एच ओ एच होता तो बीटा डी ग्लूकोज ही हो जाता। ये रही। अब इनके बीच में लिंकेज होगा, वही डिहाइड्रोक्सी सिंथेटेज होगा। डिहाइड्रोक्सी मतलब वाटर का रिमूवल होगा और सिंथेसिस होगा लैक्टोज का। तो यहाँ से तो क्या चला जाएगा, एक साइड से तो ओ एच चला जाएगा और एक साइड से एच चला जाएगा, ये वाटर का रिमूवल हो जाएगा H2O। तो क्या बन जाएगा, ये लिंकेज ऐसे बन जाएगा। देखिए अगली स्ट्रक्चर में बना लेते हैं फास्टली। तो लिंकेज कैसे बनेगा वो बना देते हैं बस, नहीं चलो स्ट्रक्चर भी बना देंगे। ये रहा। अब देखिए यहाँ OH था और यहाँ, एक मिनट, यहाँ OH था और नीचे H था, यहाँ OH, यहाँ पर भी OH, यहाँ H, यहाँ H। तो इधर से ये H2O निकल गया, तो यहाँ से OH और यहाँ से H, H2O निकल जाएगा, तो बीच में क्या बचेगा यहाँ, सॉरी, ये जो लिंकेज होगा बीटा 1,4 लिंकेज होगा, और ये किसके बीच में होगा, गैलेक्टोज और ग्लूकोज के बीच में होगा। तो गैलेक्टोज जो है वो उसका फर्स्ट कार्बन आएगा और ग्लूकोज का फोर्थ कार्बन आएगा लिंकेज में, क्योंकि इनके बीच में लिंकेज हो ही नहीं पा रहा है। यहाँ से अगर जाएगा वाटर तो लिंकेज ही नहीं बनेगा, इसलिए इसको हम करेक्ट करके आगे लिख लेते हैं। तो ये याद रखना है, यहाँ जो फर्स्ट कार्बन जो है ये किसका है, ये फर्स्ट कार्बन होगा गैलेक्टोज का, फर्स्ट कार्बन गैलेक्टोज, और ये फोर्थ कार्बन ग्लूकोज का, क्योंकि गैलेक्टोज क्योंकि अगर फर्स्ट कार्बन ग्लूकोज का ले लेते हैं और फोर्थ कार्बन गैलेक्टोज का ले लेते हैं तो फिर यहाँ लिंकेज नहीं बन पाएगा जो लिंकेज बनना चाहिए। अगर बनाएंगे लिंकेज तो भी वैसे बन तो जाएगा, लेकिन ऐसा बनेगा लिंकेज, यहाँ से में बन जाएगा, यहाँ से H2O निकल जाएगा तो यहाँ O बन जाएगा। तो दो प्रकार से हो सकता है, बिल्कुल सही है, सॉरी, ऐसे बनेगा। इस प्रकार से बनेगा, ये H, लेकिन ये भी बन जाएगा। और अगर हम अपोजिट में लेते हैं, एक बार यहाँ से मैं फिर से बता देता हूँ। देखिए अब ये दोनों जो हैं, ये बीटा डी ग्लूकोज है और ये बीटा डी गैलेक्टोज है, गैलेक्टोज, ठीक है। अब यहाँ पर लिंकेज के लिए H2O का रिमूवल होगा, तो यहाँ से H2O निकल जाएगा, तो
कैसा लिंकेज बनेगा देखते हैं आगे, इसमें देखते हैं। तो देखिए ये है बीटा डी ग्लूकोज, ये बीटा डी ग्लूकोज है, और ये है बीटा डी गैलेक्टोज, बीटा डी गैलेक्टोज। देखिए यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा तो यहाँ से OH ले लीजिए और यहाँ से H ले लीजिए, तो केवल ऑक्सीजन बचा रह जाएगा। तो ये लिंकेज तो बन जाएगा ऐसा ग्लाइकोसिडिक, और यहाँ H है ही, यहाँ H है ही, और बाकी हम इनका अब लिख देते हैं। ये कौन सा फोर्थ कार्बन है गैलेक्टोज का, और ग्लूकोज का फर्स्ट, ये फोर्थ कार्बन है, ये फर्स्ट कार्बन है, ठीक है। अब यहाँ क्या था फर्स्ट कार्बन पर, OHH क्योंकि बीटा है, HOH, OHH, यहाँ OHH क्योंकि गैलेक्टोज में OHH हो जाता है और ग्लूकोज में HOH ही रहता है। ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर अभी देखी थी हमने। तो ये स्ट्रक्चर किसकी हुई, ये हुई लैक्टोज की, लैक्टोज। यहाँ से वाटर का रिमूवल हो गया। और हम ऐसे भी बना सकते हैं, मान लीजिए अगर हम इसको पहले लिख दें, ये तो है ग्लूकोज, ग्लूकोज कौन सा, बीटा डी, और ये क्या है गैलेक्टोज बीटा डी, ये क्या है बीटा डी गैलेक्टोज है। मान लीजिए गैलेक्टोज को आगे लिख दें, ग्लूकोज को बाद में लिख दें, तो कैसा बनेगा, ये स्ट्रक्चर को यहीं रहने देते हैं और इसको अगर इधर ले आते हैं तो इसमें कैसा लिंकेज बनेगा। यहाँ पर क्या है, ये फोर्थ कार्बन है, ये फर्स्ट कार्बन है गैलेक्टोज का ये वाला, और ग्लूकोज को इधर लेके आते हैं, अलग से बना देता हूँ, अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस प्रकार से भी पॉसिबल है और इस प्रकार से पॉसिबल है। मान लीजिए हम पहले यहाँ क्या रख लेते हैं, गैलेक्टोज को रख लेते हैं पहले, बीटा डी गैलेक्टोज है ये, तो OH H H OH OH H, और फोर्थ कार्बन पर OH H क्योंकि ये गैलेक्टोज है, और H CH2OH। ये रफली मैंने बना दिया फास्टली, ठीक है। ये समझना हमें, तो फर्स्ट कार्बन ये रहा गैलेक्टोज का, ये क्या है बीटा डी गैलेक्टोज है, गैलेक्टोज। अगर गैलेक्टोज को आगे रख दें और ग्लूकोज को पीछे रख दें, ग्लूकोज यहाँ बना देते हैं, ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन OH H क्योंकि बीटा है, HOH OH H, फोर्थ कार्बन क्या होगा यहाँ HOH, ये रहा, ये फोर्थ कार्बन है, ये फोर्थ, और ये फिफ्थ हो जाएगा H CH2OH, ये सिक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ कैसे लिंकेज बनेगा, यहाँ इस प्रकार से लिंकेज बनेगा, यहाँ से एक साइड से OH चला जाएगा, एक से इस साइड से H चला जाएगा, तो ये रिमूव हो जाएगा यहाँ H2O का। तो कैसी स्ट्रक्चर बन जाएगी यहाँ, ये गैलेक्टोज है, जस्ट रफली बता रहा हूँ, अगर अपोजिट दे दिया हो तो कैसा लिंकेज बनेगा, तब लिंकेज ऐसा बनेगा। ये तो H है ही नीचे और इधर ऊपर H है ही, और इनके बीच में ऑक्सीजन, ये इस प्रकार का लिंकेज बनेगा। ये भी क्या है लैक्टोज है, ये भी लिंकेज सही है और ये भी लिंकेज सही है, दोनों पॉसिबल हैं, ठीक है। ये है लैक्टोज, और लैक्टोज के बारे में आप देख लेते हैं। लैक्टोज क्या है, एक प्रकार से मिल्क शुगर है, ये मिल्क में प्रेजेंट होती है। कई बार कई लोग ज़्यादा मिल्क पी जाते हैं तो क्या हो जाता है, लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाता है, मतलब टॉलरेट नहीं कर पाते हैं लैक्टोज को। तो इसमें क्या होता है कि लैक्टोज जो है अकुमुलेट हो जाती है, जम जाती है लैक्टोज शुगर स्मॉल इंटेस्टाइन में। और ये कब जमती है, जब लैक्टेज एंजाइम जो होता है उसकी कमी होगी तो लैक्टोज जमेगी। लैक्टेज एंजाइम क्या करता है, लैक्टोज को ही तोड़ देता है ग्लूकोज में, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, फिर गैलेक्टोज को और फर्दर तोड़ देते हैं। तो लैक्टोज को तोड़ने का काम क्या करता है, लैक्टेज एंजाइम करता है कि नहीं। लैक्टेज किस में तोड़ देगा, फिर से ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। गैलेक्टोज को और फर्दर तोड़ देते हैं गैलेक्टोकाइनेज एंजाइम, ठीक है, इसको और फर्दर तोड़ देते हैं गैलेक्टोकाइनेज एंजाइम। गैलेक्टोकाइनेज एंजाइम जो है ये क्या है, गैलेक्टोज को तोड़ने को के लिए काम आता है। गैलेक्टोकाइनेज जो एंजाइम है वह क्या है, इंट्रासेलुलर एंजाइम है, इंट्रासेलुलर ही वर्क करता है। गैलेक्टोकाइनेज किस में कर देगा,
गैलेक्टोज 6 फॉस्फेट में, फिर गैलेक्टोज 6 फॉस्फेट को फॉस्फेटेज किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज, नहीं यहाँ आएगा आइसोमराइजेशन, यहाँ आइसोमराइजेशन होगा, आइसोमरेज एंजाइम होगा यहाँ, आइसोमरेज एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा, और फॉस्फेटेज किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज में, ग्लूकोज के रूप में ही हर चीज़ एब्जॉर्ब होती है ब्लड में, क्योंकि ब्लड शुगर ग्लूकोज है। तो गैलेक्टोज को कौन डाइजेस्ट करता है, लैक्टोज को कौन डाइजेस्ट करता है, लैक्टेज। तो लैक्टेज कहाँ मिलता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम के सक्कस इंटेरिकस, ड्यूडेनम में एक ग्लैंड मिलती है सक्कस इंटेरिकस, इंटेरिकस, इसके अंदर से क्या निकलता है, लैक्टेज। ये क्या करता है, ये लैक्टोज को तोड़ता है, लाइसिस करता है, किसमें, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। अगर मान लीजिए ये लैक्टेज एंजाइम जो है इसकी डिफिशियंसी हो जाती है बॉडी के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो क्या हो जाता है, लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाता है, इंटॉलरेंस। इससे क्या होगा, ये लैक्टोज जो है अकुमुलेट हो जाएगा, लैक्टोज का अकुमुलेशन हो जाएगा इन स्मॉल इंटेस्टाइन। उससे क्या होगा, डिजीज हो जाएगी। डिजीज क्या होगी, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, इंडाइजेशन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, और वॉमिटिंग हो जाएगी, और इंटेस्टाइनल क्रैम्पिंग, क्रैम्पिंग हो जाएगी। तो ये डिजीजेज हो जाएंगी लैक्टोज इंटॉलरेंस के कारण। तो ये जस्ट याद करना है, ठीक है। ये लैक्टोज हो गया, हमने लैक्टोज की स्ट्रक्चर भी देख ली, बॉन्ड देख लिया, हमने लैक्टोज में β14 ग्लाइकोसिडिक मिलता है, और माल्टोज में कौन सा बॉन्ड बनता है, माल्टोज में हमने देख लिया था α14, और लैक्टोज में β14। माल्टोज में ग्लूकोज होते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज, और लैक्टोज में क्या होता है, बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज, बीटा होते हैं। अब आते हैं हम सुक्रोज पर, थर्ड एग्जाम्पल था हमारा सुक्रोज। ये पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज होता है इसके अंदर। इसे और क्या बोलते हैं, केन शुगर भी बोलते हैं, केन शुगर। मतलब ये गन्ने के अंदर मिलता है खूब अच्छी तरह मात्रा में। और क्या बोलते हैं इसे, इनवर्ज शुगर भी बोलते हैं इसको। और ये किससे मिलकर बना हुआ होता है, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, एल फ्रक्टोज। और इसके बीच में जो बॉन्ड होता है, सुक्रोज के बीच में बॉन्ड जो बनता है वह कौन सा बनता है, α1,2 ग्लाइकोसिडिक। बस ये याद रखनी है। माल्टोज में α14 और लैक्टोज में β14 और सुक्रोज में α12। ये बॉन्ड याद रखने हैं बस। स्ट्रक्चर तो एक बार अगर आपने ग्लूकोज की और गैलेक्टोज की और फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर बना ली तो फिर सब बन जाएंगी, और लिंकेज भी बनाना आ जाएगा। तो देखिए लिंकेज बना देते हैं इसमें। लिंकेज पहले अल्फा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये अल्फा डी ग्लूकोज हो गई। फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर बना देते हैं, एल फ्रक्टोज। ठीक है, बस इस पे क्या है,
अल्फ़ा है तो एच ओ एच, एच ओ एच। थर्ड कार्बन पे क्या होगा, ओ एच एच। फोर्थ पर एच ओ एच। फिफ्थ पर एच सी एच टू ओ एच। ये ये फर्स्ट कार्बन होगा सी एच टू ओ एच, और इधर एच। एच इधर ओ एच एच। फर्स्ट सेकंड थर्ड पर ओ एच एच होता है, याद रखना है। बाकी एच ओ एच और एच सी एच टू ओ एच। ये हम कार्बन्स के नाम लिख लेते हैं कौन कौन सा। ये फर्स्ट कार्बन हो गया फ्रक्टोज में, ये सेकंड कार्बन। थर्ड कार्बन पर हमेशा ओ एच एच होता है, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ कार्बन। ये इसमें क्या है, ग्लूकोज में ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड पर ओ एच एच होता है, फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स। ये स्ट्रक्चर याद रखनी है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से ये ओ एच और यहाँ से एच, ओ एच एच, ये रिमूव हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो अल्फ़ा, ये भी अल्फ़ा है और ये एल फ्रक्टोज है, ये ग्लूकोज है, अल्फ़ा डी ग्लूकोज है। तो ये क्या बनेगा, 1 2 लिंकेज बन रहा है ना, 1 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ स्ट्रक्चर कैसी बन जाएगी, रफली बना देता हूँ मैं। ये और तो ये इसके अंदर यहाँ ये तो H हो गया और ये CH2OH हो गया और यहाँ ऑक्सीजन ऐड हो गया। ये क्या हो गया, लिंकेज हो गया। ये लिंकेज हो गया 1 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो गया इसमें। ये अल्फ़ा डी ग्लूकोज है और ये एल फ्रक्टोज है। तो इस स्ट्रक्चर को मिलाकर क्या बोलते हैं, सुक्रोज, सुक्रोज बोलते हैं। ये हमने, ये डाइसेकेराइड है, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, डाइसेकेराइड है। एक ट्राइसेकेराइड का एग्जांपल और देख लेते हैं। ट्राइसेकेराइड जो है, ट्राइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड मतलब 3 शुगर, 3 शुगर हैं उसमें। जो एग्जांपल है, केवल एग्जांपल देख लेते हैं। टिहिरोलोज, टिहेरिलोज शुगर बोलते हैं इसे। ये प्लांट्स, जो जिम्नोस्पर्म प्लांट है ना, जिम्नोस्पर्म प्लांट्स के अंदर फॉर्म होती है, सिंथेसाइज होती है। साइड इन प्लांट्स के अंदर सिंथेसाइज होती है। ट्राइसेकेराइड, टिहिरिलोज शुगर, ठीक है। ये हमने ओलिगोसेकेराइड कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं हम एक बार जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। ओलिगोसेकेराइड हमने देखा था, डाइसेकेराइड कॉम्बिनेशन ऑफ 2 शुगर। माल्टोज देखा था, उसे माल्ट शुगर भी बोलते हैं। अल्फ़ा डी ग्लूकोज बीटा 1 4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है। ये स्ट्रक्चर है, देख लीजिए, ठीक है। ये अल्फ़ा डी ग्लूकोज है और ये भी अल्फ़ा डी ग्लूकोज है। दोनों मिलकर के उसमें से डिहाइड्रेशन सिंथेसिस है, मतलब वाटर का रिमूवल होगा माल्टोज सिंथेटेज एंजाइम की हेल्प से। ये जो है माल्टोज बनता है और उसमें लिंकेज जो होता है बीटा अल्फ़ा 1 4 लिंकेज होता है। ये स्ट्रक्चर रही माल्टोज की। लैक्टोज जो है मिल्क शुगर बोलते हैं। कंपोजिशन बीटा डी ग्लूकोज बीटा डी गैलेक्टोज से होता है। बीटा 1 4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है। ये स्ट्रक्चर हो गई। स्ट्रक्चर देख लीजिए अच्छे से। स्ट्रक्चर में हमने पहले बीटा डी ग्लूकोज ले लिया, फिर बीटा डी गैलेक्टोज ले लिया। आप ऐसे भी ले सकते हैं, पहले बीटा डी गैलेक्टोज ले लीजिए, फिर बीटा डी ग्लूकोज ले लीजिए। लिंकेज बीटा 1 4 ही बनेगा, ठीक है। ये रहा, इस प्रकार से बन सकता है और इस प्रकार से भी लिंकेज बन सकता है, लेकिन 1 4 ही लिंकेज होगा। ये लैक्टोज है, लैक्टोज जो है लैक्टेज की हेल्प से टूटता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। जो लैक्टेज एंजाइम है, ये सक्कस एंटेरिकस, जो ड्यूडेनम है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, उसके अंदर एक ग्लैंड होती है, जिसे ग्लैंड होती है
जिसे सक्कस एंटेरिकस बोलते हैं, उसके अंदर से क्या निकलता है, लैक्टेज एंजाइम मिलता है। लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या होता है, लैक्टोज का अकुमुलेशन हो जाता है जब लैक्टेज एंजाइम वर्क नहीं करता है, तो लैक्टोज जमा हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। उसके कारण क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, डायरिया, वॉमिटिंग, इंटेस्टाइनल क्रैम्पिंग, मतलब इंटेस्टाइन में क्रैम्प होने लग जाते हैं, क्रमांकुंचन होना लग जाता है, ठीक है। और गैलेक्टोज को तोड़ने का काम गैलेक्टोकाइनेज एंजाइम करता है, लिवर के अंदर प्रेजेंट होता है गैलेक्टोकाइनेज। गैलेक्टोकाइनेज गैलेक्टोज को गैलेक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है, और फिर आइसोमरेज एंजाइम गैलेक्टोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है, फिर फॉस्फेटेज एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, और फिर ग्लूकोज सिंपलेस्ट फॉर्म है जो ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होती है, इंटेस्टाइन के जरिए ब्लड में फ्लो करती है। ग्लूकोज को ब्लड शुगर भी बोलते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं। ये सुक्रोज है, सुक्रोज को केन शुगर भी बोलते हैं और इनवर्ट शुगर भी बोलते हैं, इनवर्ट शुगर भी बोलते हैं। अल्फा डी ग्लूकोज और एल फ्रुक्टोज, ये दो कॉम्बिनेशन मिल करके सुक्रोज बनाते हैं। बॉन्ड अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बनता है, ये अल्फा डी ग्लूकोज है, ये एल फ्रक्टोज है, इनके बीच में बॉन्ड बनेगा, H2O रिमूव हो जाएगा, ये सुक्रोज की स्ट्रक्चर है। और ये ट्राइसेकेराइड है, टेहरीलोज शुगर है, जिम्नोस्पर्म प्लांट्स के अंदर मिलती है, सिंथेसिस होती है। अब पढ़ते हैं हम पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड देख लेते हैं। पॉलीसेकेराइड मतलब बहुत सारी, सेकेराइड मतलब शुगर की यूनिट्स मिलकर के एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाती है। तो पहले देखते हैं हम होमोपॉलीसेकेराइड, मतलब सेम टाइप की पॉलीसेकेराइड जो होती है मिलकर के होमोपॉलीसेकेराइड बनाती है। पहला एग्जांपल ले लेते हैं हम, स्टार्च। स्टार्च जो है फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट है, ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है प्लांट सेल्स की, क्लोरोप्लास्ट के अंदर सिंथेसाइज होता है, फोटोसिंथेसिस के जरिए प्लांट्स के अंदर फॉर्म होता है। ये लार्जर देन सेलुलोज, सेलुलोज से बड़ी स्ट्रक्चर होती है इसकी। और इसके अंदर जो बॉन्ड हैं, बॉन्ड देख लेते हैं, बॉन्ड कौन कौन से बनते हैं। बॉन्ड बनते हैं इनके अंदर अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक एंड अल्फ़ा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये बॉन्ड बनते हैं। और ये बॉन्ड जो प्रेजेंट होते हैं इसके स्ट्रक्चर में, ये दो चेन होती हैं स्टार्च के अंदर, स्टार्च के अंदर दो चेन होती हैं। चेन फर्स्ट जिसको एमाइलोज चेन बोलते हैं, एमाइलोज, एमाइलोज चेन, ये चेन एमाइलोज है। और दूसरी चेन है उसे एमाइलोपेक्टिन बोलते हैं, एमाइलोपेक्टिन, पेक्टिन चेन। अब इन चेन का नाम कैसे है इसमें सब कुछ ग्लूकोज ही, सारे में ग्लूकोज है, लेकिन ग्लूकोज का जो अरेंजमेंट है अलग अलग बॉन्ड के हिसाब से होता है, उस हिसाब से के कारण ये स्टार्च का फॉर्मेशन होता है। एमाइलोज जो चेन है उसमें केवल अल्फ़ा 1,4 लिंकेज मिलता है, और एमाइलोपेक्टिन में दोनों मिलते हैं, अल्फ़ा 1,4 मिलता है और अल्फ़ा 1,6 मिलता है एमाइलोपेक्टिन में, और एमाइलोज में केवल अल्फ़ा 1,4 मिलता है। देखते हैं कैसे। एक बात और देख लेते हैं स्टार्च की। स्टार्च जो है इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, कहाँ पर, ह्यूमन बॉडी के अंदर, इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में, टाइन की ड्यूडोनम में, ड्यूडोनम, ड्यूडोनम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसमें स्टार्च डाइजेस्ट हो जाता है ईजिली हो जाता है। और इसकी जो स्टार्च की चेन है, एक तो है एमाइलेज और एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। तो एमाइलेज एंजाइम जो होता है, अल्फ़ा एमाइलेज, पैनक्रियाटिक एमाइलेज जो होता है जिसे अल्फ़ा एमाइलेज बोलते हैं, और अल्फ़ा एमाइलोक्सिन एंजाइम होते हैं, उनके जरिए डाइजेस्ट हो जाता है। तो एक्शन कौन से एंजाइम का होता है स्टार्च पर, अल्फ़ा एमाइलेज और अल्फ़ा एमाइलोक्सिन एंजाइम्स। अल्फ़ा एमाइलेज को पैनक्रियाटिक एमाइलेज भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो स्टार्च है, स्टार्च जो है, स्टार्च रिएक्ट विद आयोडीन देन गिव ब्लू कलर। स्टार्च रिएक्ट करता है विद आयोडीन, तो क्या कलर देता है, गिव्स ब्लू कलर।
ये याद रखना मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्ट्रक्चर अगर देखें एक बार तो स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। देखिए जो एमाइलोपेक्टिन चेन है उसमें दोनों मिलते हैं, एमाइलोपेक्टिन चेन में दोनों लिंकेज मिलते हैं, दोनों बॉन्ड मिलते हैं, अल्फ़ा 14 अल्फ़ा 16, और एमाइलोज चेन में केवल 14 मिलते हैं। तो देखिए ग्लूकोज बनाते हैं, ये हमने ग्लूकोज बना दिया। अल्फ़ा है तो ये इनके नाम रखना कोई ज़रूरी नहीं है वैसे, लेकिन चलो रख देते हैं। ये अल्फ़ा है, HOH, थर्ड पर OH, HOH, CH2OH। तो इस प्रकार से ये तो हो गया फर्स्ट, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। अब देखिए कैसे, अब यहाँ पर एक और ग्लूकोज आ गया ऐसा ही, तो ये ग्लूकोज है, इसका ये फर्स्ट कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन है, OH, CH2OH, ये सिक्स्थ कार्बन है। तो यहाँ एक तो जो बॉन्ड है बन जाएगा, यहाँ पर फोर्थ कार्बन पर होगा HOH, एक बॉन्ड इनके बीच में बन जाएगा, तो 1,4 लिंकेज ये हो गया, 1,4 लिंकेज। केवल 1,4 लिंकेज जो प्रेजेंट होता है वो एमाइलोज में होता है। तो इस प्रकार से ये काफ़ी सारे ऐड होते जाएंगे, नंबर ऑफ एन नंबर ऑफ ग्लूकोज इस प्रकार से ऐड होते जाएंगे। तो ये जो चेन बनेगी इसको बोलेंगे एमाइलोज चेन, क्योंकि इसमें केवल 1,4 लिंकेज बन रहा है, अल्फ़ा 1,4 एमाइलोज चेन। अब मान लीजिए और एक और ग्लूकोज यहाँ पर हमने रख दिया है, ठीक, एक मिनट अच्छे से बना देते हैं। ये ग्लूकोज है, तो ये इसका वन टू थ्री फोर, यहाँ क्या है HOH, यहाँ OH है। तो ये जो फोर्थ है, ये जो सिक्स है, सिक्स ग्लूकोज जो है फर्स्ट से अटैच हो जाएगा, थोड़ा सा आगे बनाना है ये, HOH ये रहा। तो ये जो यहाँ से एक H2O निकल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 1 और 6, ये 1,6 लिंकेज बन जाएगा, 1,6 अल्फ़ा 1,6 बन जाएगा। और इसी प्रकार से और बनते जाएंगे यहाँ पर, 1,6 और 1,4 बन जाएगा। ये क्या हुई, ये कौन सी स्ट्रक्चर हुई, ये कौन सी चेन हुई, एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोपेक्टिन। ये समझ में आया या नहीं? मेरे हिसाब से नहीं आया, क्योंकि कुछ ऐसा ही हो गया, ये गड़बड़ सा, अलग उसमें ले लेते हैं। वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इस वजह से मैं इस पर ज़्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ। देखिए फिर से बना देते हैं। ये रहे, ठीक है। बस यहाँ क्या है HOH, ये फोर्थ है, यहाँ पर HOH, बाकी के मैं नहीं लिख रहा हूँ, CH2OH जिनमें लिंकेज बनना है वो लिख रहा हूँ, HOH। देखिए लिंकेज कैसे, ये कार्बन है, ये फर्स्ट कार्बन है, ये भी फर्स्ट कार्बन है, ये सिक्स कार्बन है, ये फिफ्थ है, ये फोर्थ है, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, ये फोर्थ है। फर्स्ट और फोर्थ में जो यहाँ से लिंकेज बनेगा, ये 1,4 लिंकेज, 1,4 लिंकेज केवल किस में प्रेजेंट है, 1,4 लिंकेज एमाइलोज चेन। तो इस प्रकार से बहुत सारे आगे बनते जाएंगे, नंबर ऑफ n ऐसे ही बनते जाएंगे। और ये जो चेन है, ये वाली चेन जो है, ये क्या है,
पैक्टिन, पैक्टिन क्यों? क्योंकि इसमें 1,4 और 1,6 में प्रेजेंट है। कैसे? 1,4 तो ये है ही है, ये रहे 1,4, कैसे? ये 1,4 है यहाँ पर, और ये जो है ये फर्स्ट कार्बन और 6 कार्बन, इसके जो ये H और ये OH, यहाँ पर जो बॉन्ड लिंकेज बनेगा, यहाँ केवल जो लिंकेज बनेगा ये 1,6 है, तो इस कारण से इस चैन को एमाइलोपेक्टिन बोलते हैं। और ये स्टार्च की स्ट्रक्चर है। इसको इतना ही बहुत है, ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं जाना है। आगे हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ग्लाइकोजन का। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन भी क्या है? होमोपॉलीसेकेराइड है। इसको एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं, एनिमल स्टार्च। एनिमल स्टार्च भी बोला जाता है इसको, ठीक है। और हेपेटिक, हेपेटिक शुगर, हेपेटिक शुगर क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये लिवर में स्टोर रहता है, हेपेटिक शुगर भी बोला जाता है। और रिजर्व फूड मटेरियल, रिजर्व फूड मटेरियल, फूड मटेरियल इन एनिमल्स। स्टारवेशन या फास्टिंग के दौरान ये ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ ग्लूकोपॉलीमर, मतलब ग्लूकोज का पॉलीमर है। ये क्या है? ग्लूकोपॉलीमर है, मतलब ग्लूकोज का पॉलीमर है। काफ़ी सारे ग्लूकोज मिलकर बनाते हैं। और इनकी, और ये जो ग्लूकोपॉलीमर है यानी कि ग्लूकोज जो हैं ये इंटरलिंक्ड रहते हैं अल्फ़ा 1,4 लिंकेज, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या बॉन्ड। जो ग्लूकोज है लगातार एक चेन होती है उनकी, और चेन में ये अल्फ़ा 1,4 में होते हैं। और ये जो ग्लाइकोजन की जो चेन है वह ब्रांच भी हो सकती है, अनब्रांच, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड चेन हो सकती है, चेन हो सकती है ग्लाइकोजन की। मतलब ग्लूकोज इस प्रकार से, बहुत सारे ग्लूकोज इस प्रकार से, इनके बीच में ये ऑक्सीजन, इस प्रकार से बहुत सारे ग्लूकोज जुड़े हुए हो सकते हैं। ब्रांच में भी हो सकते हैं और बिना ब्रांच में भी हो सकते हैं। और क्या हो सकता है ग्लाइकोजन? ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन 2 साइट्स इन द बॉडी। कहाँ पर स्टोर रह सकता है? ये मसल्स और लिवर, इनमें ग्लाइकोजन स्टोर रह सकता है। और ग्लाइकोजन की जो स्ट्रक्चर है वो एक बार देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या है? ये ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज के बीच में क्या है? HOH, और ये ग्लूकोज रहा, यहाँ क्या है? HOH। इनके बीच में क्या है? लिंकेज बन जाएगा, सॉरी, इनके बीच में लिंकेज बन जाएगा, यहाँ ऑक्सीजन रह जाएगा। तो ये कैसी, ऐसी काफ़ी सारे एक दूसरे से अटैच हैं ये, तो कैसी स्ट्रक्चर बन जाएगी? ये ग्लाइकोजन की स्ट्रक्चर है। बहुत सारे हो जाते हैं, नंबर ऑफ n। तो ये ग्लाइकोजन है, ये ब्रांच हो सकती है और अनब्रांच भी हो सकती है। अब आते हैं हम सेलुलोज पर। सेलुलोज, सेलुलोज भी क्या है? एक होमोपॉलीमर है। इट इज़ ए प्लांट होमोपॉलीमर। ग्लाइकोजन क्या था? एनिमल होमोपॉलीमर। प्लांट होमोपॉलीमर है, होमोपॉलीमर है सेलुलोज, ठीक है। विच इज ग्लूकोपॉलीमर एंड अनब्रांच। ये भी क्या है? ग्लूकोपॉलीमर है। सारे के सारे ग्लूकोपॉलीमर ही हैं, ग्लूकोपॉलीमर ये अभी तक हमने पढ़े हैं जो ग्लूकोपॉलीमर है। और क्या है? अनब्रांच्ड है। ग्लाइकोजन ब्रांच भी हो सकता है, अनब्रांच भी हो सकता है, लेकिन ग्लाइकोजन में अल्फ़ा 1,4 लिंकेज है
और सेलुलोज में क्या है, जो बॉन्ड है वह क्या है, बीटा 1,4 लिंकेज है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक। अब बीटा इसमें क्या आता है, बीटा डी ग्लूकोज आता है। ठीक है। ह्यूमन बॉडी के अंदर ये डाइजेस्ट नहीं हो सकता, कैन नॉट डाइजेस्ट इन, कैन नॉट बी डाइजेस्ट इन ह्यूमन बॉडी। सेलुलोज को खा लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। क्यों क्यों डाइजेस्ट नहीं हो सकता ह्यूमन बॉडी में, क्योंकि सेलुलेज एंजाइम नहीं होता, सेलुलेज एंजाइम एब्सेंट एब्सेंट इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है। और ये जो है सेलुलोज आयोडीन से रिएक्ट करने पर कोई कलर नहीं देता, नो कलर व्हेन रिएक्ट विद आयोडीन, विद आयोडीन, आयोडीन से रिएक्ट होने पर कोई कलर नहीं देता है। इसकी जो स्ट्रक्चर है वह एक बार देख लेते हैं। बीटा डी ग्लूकोज बनाएंगे, ये बीटा डी ग्लूकोज है। बीटा डी ग्लूकोज में OH होता है, यहाँ HOH, यहाँ OHH, यहाँ HOH, यहाँ HCH2OH, ये बीटा डी ग्लूकोज है। ऐसे ही यहाँ बना देंगे हम बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी ग्लूकोज में याद रखना है फर्स्ट कार्बन पर इंटरचेंज हो जाता है HOH का, हाइड्रोक्सी ग्रुप और हाइड्रोजन का, OHH, HOH, OHH, ये बीटा डी ग्लूकोज है। तो इसमें जो लिंकेज है 1,1,4 लिंकेज है, लेकिन बीटा 1,4 है। ये यहाँ फर्स्ट कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन, तो लिंकेज ये ऐसे बहुत सारे हैं, ऐसी चेन में है, एक चेन है, लीनियर चेन में है, ब्रांच नहीं बनती है इनमें। तो यहाँ से H ले लीजिए, यहाँ से OH ले लीजिए, तो इस प्रकार से ये निकल जाएगा H2O। तो कैसी स्ट्रक्चर बन जाएगी, ऐसी बन जाएगी। बहुत सारे हैं ये सेलुलोज में। तो ये ऑक्सीजन इधर, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये OHH, HOH, ये OHH, ये HCH2OH, ये फोर्थ कार्बन है, HOH, OHH, HOH फोर्थ कार्बन पर, और ये CH2OH हो गया, यहाँ H। और ये इस प्रकार से बहुत सारे नंबर ऑफ ये बीटा डी ग्लूकोज इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। ये कौन सा है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है ये। तो ये सेलुलोज की स्ट्रक्चर भी हो गई। अब आगे आते हैं हम काइटिन पर। काइटिन भी क्या है, होमोपॉलीसेकेराइड है काइटिन भी। ये क्या है, होमोपॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। ये किसका होमोपॉलीमर है, होमोपॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन का ये पॉलीमर है, होमोपॉलीमर है। हम पहले देख चुके हैं कि कहाँ प्रेजेंट होता है ये, एक्सोस्केलेटन ऑफ अर्थफोडा और सेल वॉल ऑफ फंजाई में भी मिलता है। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है स्ट्रक्चर, लेकिन फिर भी देख लीजिए, बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, NCERT से ये बाहर है, केवल इतना है NCERT में बस। लेकिन फिर भी बना देते हैं, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन।
ये एन एसिटाइल है, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन है ये। सेकंड कार्बन पर अमीन और एसीटोन मतलब कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। इसी प्रकार से यही स्ट्रक्चर काफ़ी सारी जब अटैच हो जाती हैं, इसी स्ट्रक्चर को सिमिलर स्ट्रक्चर यहाँ पर बना देंगे क्योंकि होमोपॉलीमर है ये। ठीक है, तो ये इसमें से क्या है, ये निकल जाएगा H2O और ये स्ट्रक्चर बन जाएगी। यहाँ पर ये बॉन्ड बन जाएगा। इसको अगर हटा देंगे H2O को तो कैसी स्ट्रक्चर बन जाएगी बता देता हूँ। रिमूव होने पर ऐसी बन जाएगी, देखिए ऑक्सीजन, इस प्रकार की ये स्ट्रक्चर हो गई किसकी, काइटिन की। और बहुत सारे यहाँ और भी ऐसे ही जुड़े हुए हैं। ये क्या है, काइटिन, काइटिन। बस आगे आते हैं इनुलिन पर। इनुलिन, इनुलिन, इनुलिन क्या है, ये भी एक प्रकार का होमोपॉलीसेकेराइड है, लेकिन ये क्या है, फ्रक्टोपॉलीमर है। फ्रक्टोपॉलीमर, पॉलीमर है, होमोपॉलीसेकेराइड है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन रूट ऑफ डहिला प्लांट जो है उसकी रूट्स में प्रेजेंट होता है इनुलिन। मेटाबॉलिकल एक्टिविटी में यूज नहीं होता ये, नॉट यूज इन मेटाबॉलिकल एक्टिविटी। ये केवल जीएफआर में यूज होता है। एक्टिविटी में यूज नहीं होता है हमारी, मतलब मेटाबॉलिकली जो एक्टिव होती है, मेटाबॉलिज्म में नहीं जाता, ये डायरेक्ट क्या करता है, हमारे ब्लड के अंदर जाता है और किडनी के जरिए बिल्कुल फिल्टर हो जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है पूरा का पूरा। तो टोटली फिल्टर एंड एक्सक्रीट आउट फ्रॉम बॉडी, टोटली फिल्टर एंड एक्सक्रीट आउट, एक्सक्रीट आउट। excreted out from the body। कोई पार्टिसिपेशन नहीं लेता मेटाबॉलिज्म में। तो इसका मेन क्लिनिकल यूज है किस चीज़ में, जीएफआर, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, मतलब जो ग्लोमेरुलस होता है किडनी का, उसकी रेट क्या है फिल्ट्रेशन की, कितनी जल्दी फिल्ट्रेट कर दे रहा है इनुलिन को। उस जब हम पी लेते हैं इनुलिन को तो टॉयलेट के जरिए कितने जल्दी फिल्ट्रेट होता है ये, उस रेट को पता लगाने के लिए काम में आता है ये इनुलिन, जिसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। और अदर प्रोसेस जो होती हैं किडनी, उनमें भी ये यूज आता है। इनुलिन आल्सो यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ये एक डिजीज़ है किसके डिटेक्शन में, डिटेक्शन ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, नेफ्राइटिस, इसमें यूज होता है इनुलिन। ये हमारा होमोपॉलीसेकेराइड खत्म हो गया। अब आते हैं हम हेटेरोपॉलीसेकेराइड। हेटेरोपॉलीसेकेराइड, हेटेरोपॉलीसेकेराइड, इसका जो पहला एग्जांपल है वह क्या है, पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन है फर्स्ट एग्जांपल।
पेप्टिडोग्लाइकन हेट्रोपॉलीमर है किसका, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन एंड एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, इनका हेट्रोपॉलीमर है। और साथ में और क्या होता है इसमें, कोवैलेंटली क्या होता है, 4 अमीनो एसिड जो होते हैं, अमीनो रेजिड्यू जो होते हैं, कोवैलेंटली अटैच्ड होते हैं। इस कारण से ये क्या हो गया, पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, तो एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन और एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड के हेट्रोपॉलीमर होता है, मतलब 2 अलग अलग प्रकार के ये सैकेराइड हैं, इसलिए इसको ग्लाइकन बोलते हैं। और पेप्टिडो क्यों बोलते हैं, क्योंकि 4 अमीनो रेजिड्यू प्रेजेंट होते हैं इस कारण से, और जो कोवैलेंटली अटैच रहते हैं इनसे, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन एंड एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड से। तो इस प्रकार से पूरी स्ट्रक्चर क्या बन गई, पेप्टिडोग्लाइकन। इसलिए कंबाइंडली इसे क्या बोलते हैं, पेप्टिडोग्लाइकन। इन दोनों से हेट्रोपॉलीमर है ये, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन और एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड प्लस 4 अमीनो रेजिड्यू कोवैलेंटली अटैच रहते हैं इससे, और हैंस कंप्लीटली इस टोटल स्ट्रक्चर को पेप्टिडोग्लाइकन बोलते हैं। 2 प्रकार के इसमें बॉन्ड मिलते हैं, टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड। सीधी सी बात है, क्योंकि 2 टाइप के बॉन्ड कैसे मिलेंगे इनके अंदर, तो क्या मिलेंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कौन से मिलते हैं, ग्लाइकोसिडिक, पहला तो हो गया ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, वह क्या मिलता है, बीटा 1,4। और क्या मिलता है, दूसरा बॉन्ड क्या मिलता है, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड, क्योंकि यहाँ अमीनो एसिड प्रेजेंट है, तो अमीनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और ये जो पेप्टिडोग्लाइकन है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। कहाँ मिलता है ये, सेल वॉल ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की सेल वॉल में प्रेजेंट होता है पेप्टिडोग्लाइकन। और ये जो पेप्टिडोग्लाइकन जो है किससे डिग्रेडेट होता है, लाइसोजाइम एंजाइम। लाइसोजाइम जो एंजाइम है, एंजाइम डिग्रेडेट द पेप्टिडोग्लाइकन को डिग्रेडेट कर देता है। इसे क्या बोलते हैं, एंटी बैक्टीरियल एजेंट बोलते हैं। किसको, लाइसोजाइम को, बैक्टीरियल एजेंट। लाइसोजाइम कहाँ मिलता है, हमारी सलाइवा और हमारी टीयर्स जो होते हैं उनके अंदर भी मिलता है। तो ये हो गया पेप्टिडोग्लाइकन। सेकंड जो हम लेंगे अब वो क्या है, हेपेरिन। हेपेरिन को एंटी प्रोथ्रोम्बिन बोलते हैं, एंटी प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन क्या है, थक्का जमाने देता है, थ्रोम्बिन, क्योंकि कई बार थ्रोम्बिन जो होता है, जैसे हमारा कट कहीं लग जाता है, ब्लड निकलने लगता है, तो थ्रोम्बिन जो है वही थक्का बनाता है। तो हेपेरिन को क्या बोलते हैं, एंटी प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, इट इज हेट्रोपॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन एंड डी ग्लूकोनोरिक एसिड एंड डी आइडुरोनिक एसिड। तो ये हेपेरिन जो है किस का हेट्रोपॉलीमर है, हेटेरोपॉलीमर ऑफ फर्स्ट किसका है, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। दूसरा है डी ग्लूकोनोरिक एसिड। थर्ड है डी आइडुरोनिक एसिड। ये 3 का हेट्रोपॉलीमर है हेपेरिन, ये याद रखना है। पेप्टिडोग्लाइकन किसका, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन एंड एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड प्लस 4 पेप्टाइड मिलते हैं, उसमें अमीनो एसिड मिलते हैं, सॉरी। और हेपेरिन में क्या, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन एंड डी ग्लूकोनोरिक एंड डी आइडुरोनिक एसिड मिलते हैं हेपेरिन के अंदर। हेपेरिन क्या है, एंटी प्रोथ्रोम्बिन भी बोलते हैं और एंटी कोगुलेंट है हेपेरिन को, और एंटी कोगुलेंट है, एंटी
कोगुलेंट भी है। बॉन्ड कौन से मिलते हैं इसमें बॉन्ड दो मिलते हैं, अल्फ़ा 1,4 एंड बीटा 1,4। अल्फ़ा 1,4 एंड बीटा 1,4 लिंकेज मिलते हैं ग्लाइकोसाइडिक। ठीक है। अच्छा, हेपेरिन। हेपेरिन जो है कहाँ से निकलता है? हेपेरिन हेपेटोसाइट्स जो होती हैं लिवर की, उनसे निकलता है। हेपेरिन प्रोड्यूस फ्रॉम हेपेटोसाइट्स ऑफ लिवर इन नॉर्मल कंडीशन। प्रोड्यूस फ्रॉम हेपेटोसाइट्स of liver in normal condition but during allergy और हाइपर सेंसिटिविटी या फिर इन्फ्लामेटरी रिएक्शन हो जाती है, मतलब एलर्जी टाइप हो जाती है, तब मास्ट सेल और बेसोफिल सेल से भी प्रोड्यूस होता है। बट ड्यूरिंग एलर्जी या हाइपर सेंसिटिविटी या इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, इन्फ्लामेशन मतलब सूजन, रिएक्शंस में कहाँ से प्रोड्यूस होता है? मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल सेल्स। आल्सो प्रोड्यूस, इनसे भी प्रोड्यूस होता है। और ये कैसे वर्क करता है? हेपेरिन एंटीकोगुलेंट, नेचुरल एंटीकोगुलेंट, एक्ट एज नेचुरल एंटीकोगुलेंट, मतलब थक्का नहीं जमने देता है। एंटी कोगुलेंट क्यों? देखिए, मान लीजिए कहीं पर हमें ये स्किन है हमारी, यहाँ कहीं पर भी कोई इन्फेक्शन हुआ या फिर कुछ भी हुआ तो यहाँ पर क्या होगा? इन्फ्लामेशन हो जाएगा, ऐसे सूज जाएगी। सूजने पर क्या, यहाँ ब्लड आ जाएगा बहुत सारा। ब्लड के अंदर क्या होगी? WBCs और अदर्स जो कंपोनेंट होंगे, इसको यहाँ जो भी बैक्टीरिया वायरस जो भी है उसको मारने के लिए इकट्ठे होंगे। इस कारण से सूजन होती है, ताकि वहाँ रिपेयर हो सके, प्रोटीन्स वगैरह रिपेयर हो सके। अब यहाँ ब्लड बहुत सारा है, अगर ये जम गया तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर हेपेरिन भी आएगा ताकि ये जमे ना और अपना काम कर दे ब्लड। इस कारण से यहाँ हेपेरिन का ये यूज होता है। और ये एंटी कोगुलेंट है, मतलब जमने नहीं देता, ब्लड का क्लॉट नहीं जमने देता है। प्रिवेंट, एंटी कोगुलेंट मतलब प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट क्या होता है? आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट का यूज क्यों चाहिए हमें? क्योंकि जब हम डायलिसिस करवाते हैं तब चाहिए। तो आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट कौन है? आर्टिफिशियल, ये थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप ऐसे पढ़ेंगे कोगुलेंट तो ये याद हो जाएगा अपने आप। ये आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट क्या है? बॉडी के आउटसाइड द बॉडी ब्लड को क्लॉटिंग नहीं होने देता है। प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग को आउटसाइड द बॉडी प्रिवेंट करता है। इसका नाम क्या है आर्टिफिशियल कोगुलेंट का? EDTA, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। EDTA इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। और दूसरा एग्जाम्पल क्या है? सोडियम सिट्रेट। और तीसरा एग्जाम्पल क्या है? सोडियम ऑक्जिलेट।
सोडियम ऑक्सीलेट। EDTA तो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ये दो जो हैं ये नॉट कार्बोहाइड्रेट। ये हेपेरिन हो गया। अब आता है हमारा म्यूकोपॉलीसेकेराइड जो लास्ट है, थर्ड है म्यूकोपॉलीसेकेराइड। ये हेट्रोपॉलीसेकेराइड का में लास्ट का एग्जांपल है म्यूकोपॉलीसेकेराइड। म्यूकोपॉलीसेकेराइड क्या है, मेन कंपोनेंट है ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। मेन कंपोनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, सीटी लिख देते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। इसको प्रोटोग्लाइकन्स मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं। और म्यूकोपॉलीसेकेराइड को क्या बोलते हैं, प्रोटियोग्लाइकन, आल्सो नोन एज प्रोटियोग्लाइकन मॉलिक्यूल। इसके अंदर प्रोटियोग्लाइकन मॉलिक्यूल या फिर म्यूकोपॉलीसेकेराइड है, इसके अंदर 5 से 8 5 to 8 अमीनो एसिड्स कोवैलेंटली अटैच रहते हैं म्यूकोपॉलीसेकेराइड से। 5 to 8 अमीनो एसिड्स कोवैलेंटली अटैच्ड रहते हैं, और इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, म्यूकोपॉलीसेकेराइड। म्यूकोपॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल क्या है, हाइलुरोनिक एसिड, हाइलुरोनिक एसिड क्या है, ये एग्जांपल है म्यूकोपॉलीसेकेराइड का। और ये जो हाइलुरोनिक एसिड है ग्राउंड सब्सटेंस है जो मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है, और जोना पेलुसिडा है जो ओवम की जो लेयर है जोना पेलुसिडा उसमें भी प्रेजेंट होता है। तो ये क्या है, हाइलुरोनिक एसिड क्या है, ग्राउंड मतलब मेन सब्सटेंस है, ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट इन मैट्रिक्स। इन मैट्रिक्स, और कहाँ प्रेजेंट रहता है, पेरिफेरल साइट होती है ना जोना पेलुसिडा की, पेरिफेरल साइट ऑफ जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा क्या है, जो ओवम है oocytes है उसकी जो आउटर कवरिंग है उसे ही जोना पेलुसिडा बोलते हैं। वहाँ हाइलुरोनिक एसिड प्रेजेंट होता है। हाइलुरोनिक एसिड क्या है, एक प्रकार का म्यूकोपॉलीसेकेराइड है। और ये जो हाइलुरोनिक एसिड है किस एंजाइम के जरिए डिग्रेडेट होगा, डिग्रेडेड बाय हाइलुरोनिडेज एंजाइम, इससे टूटता है। जो हाइलुरोनिडेज एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होगा, जो स्पर्म होता है स्पर्म का जो हेड होता है उसमें हाइलुरोनिडेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। और अदर एग्जांपल क्या है म्यूकोपॉलीसेकेराइड के, कॉन्ड्रोटिन सल्फेट, ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, कार्टिलेज के अंदर, स्लाइटली प्रेजेंट इन कार्टिलेज। और दूसरा एग्जांपल क्या है म्यूकोपॉलीसेकेराइड का, केराटिन सल्फेट, ये कहाँ प्रेजेंट होता है,
ये केराटिनाइज्ड एपिथेलियल जो होती है, जैसे कि हेयर हो गए और नाखून हो गए, वहाँ उनकी जो एपिथेलियल सेल्स हैं उनमें प्रेजेंट होता है। स्लाइटली प्रेजेंट इन केराटिनाइज्ड एपिथेलियल। इसमें जो है ये केराटिन सल्फेट प्रेजेंट होता है। ये हमारे क्या हो गए, पॉलीसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड आज हमने कंप्लीट कर लिया है। कल हम लिपिड कंप्लीट कर लेंगे पूरा, उसके बाद हम प्रोटीन, फिर न्यूक्लिक एसिड, अमीनो एसिड, फिर एंजाइम्स, और इसको अच्छे से करेंगे। बायोमोलिक्यूल्स को बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में भी काम आ जाता है ये। तो आज के लिए थैंक यू। एक बार भले ही पॉलीसेकेराइड, होमोपॉलीसेकेराइड में स्टार्च पढ़ा हमने, बॉन्ड इसमें स्टार्च में 1,4 और 1,6 मिलता है। 1,4 तो केवल एमाइलोज में मिलता है, और 1,4 और 1,6 एमाइलोपेक्टिन में मिलता है। स्टार्च को डाइजेस्ट के कारण किया जाता है, मतलब ड्यूडेनम में स्टार्च इजीली डाइजेस्ट हो जाता है इंटेस्टाइन की में। और एक्शन क्या है, एमाइलेज एंजाइम जो है पैनक्रियाज के जरिए निकलता है, और एमाइलोक्सिन एंजाइम ये इंटेस्टाइन में निकलता है, इनसे इजीली डाइजेस्ट हो जाता है स्टार्च। स्टार्च जो है आयोडीन से रिएक्ट करने पर ब्लू कलर देता है। फिर हमने ग्लाइकोजन देखा। ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च या हेपेटिक शुगर भी बोलते हैं। रिजर्व फूड मटेरियल है ये एनिमल में, ग्लूकोपॉलीमर है, मसल्स और लिवर में प्रेजेंट होता है। और ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड 1,4 मिलता है, अल्फा 1,4। ब्रांच भी हो सकता है, अनब्रांच भी हो सकता है स्टार्च ग्लाइकोजन। ये ग्लाइकोजन की स्ट्रक्चर है। सेलुलोज जो है उसमें बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मिलता है, क्योंकि सेलुलोज में जो है बीटा डी ग्लूकोज मिलता है। ग्लूकोपॉलीमर ही है ये, प्लांट होमोपॉलीमर बोलते हैं इसे। ये डाइजेस्ट नहीं हो सकता ह्यूमन बॉडी में, क्योंकि सेलुलेज एंजाइम एब्सेंट रहता है, कोई कलर नहीं देता आयोडीन से रिएक्ट करने पर। ये इस प्रकार की ऐसी स्ट्रक्चर होती है। इसमें बीटा 1,4 इसके अंदर जो है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है सेलुलोज के अंदर। काइटिन जो है होमोपॉलीमर है एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन का, ये याद रखना है। एक्सोस्केलेटन है आर्थ्रोपोड का, ये स्ट्रक्चर है, ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड कार्बन पर क्या है, अमीनो ग्रुप है, और एसीटोन मतलब कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। इनोलिन जो है फ्रक्टोपॉलीमर है, डाहिला प्लांट में प्रेजेंट होता है, उसकी रूट्स में। रूट्स ऑफ डाहिलिया प्लांट्स, रूट ऑफ डाहिलिया प्लांट नॉट यूज इन मेटाबॉलिकल एक्टिविटी, मतलब हम इसको खाते पीते तो इसका कोई भी यूज नहीं होता बॉडी के अंदर, डायरेक्ट एक्सक्रीट हो जाता है टॉयलेट में, किडनी के जरिए जैसा का तैसा निकल जाता है। इस कारण से इसका यूज क्या है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट पता करने में, डिटेक्शन ऑफ ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस, इस डिजीज को भी डिटेक्ट करने में काम आता है। हेट्रोपॉलीसेकेराइड में पेप्टिडोग्लाइकन जो है सेल वालो बैक्टीरियम प्रेजेंट होता है, हेट्रोपॉलीमर है, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन और एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, और 4 अमीनो रेजिड्यू कोवेलेंटली अटैच रहते हैं। इस कारण से इसमें पेप्टाइड बॉन्ड भी प्रेजेंट होते हैं और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी प्रेजेंट होते हैं। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो हैं इसमें बीटा 1,4 मिलते हैं। लाइसोजाइम एंजाइम डिग्रेडेड कर सकता है पेप्टिडोग्लाइकन को, ये एंटी बैक्टीरियल एजेंट बोलते हैं लाइसोजाइम एंजाइम को। ये हेपेरिन है, एंटी प्रोथ्रोम्बिन भी बोलते हैं, एंटी कोगुलेंट भी बोलते हैं, नेचुरल एंटी कोगुलेंट बोलते हैं। हेट्रोपॉलीमर कौन कौन सा है, हेपेरिन का एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, एन डी ग्लूकोनोरिक एसिड, डी आइडूरोनिक एसिड, और जो हेपेरिन है उसके अंदर अल्फा 1,4 और बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मिलते हैं। हेपेरिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है, हेपेटोसाइट्स ऑफ लिवर इन नॉर्मल कंडीशन, बट ड्यूरिंग एलर्जी और हाइपर सेंसिटिविटी के दौरान, यानी कि एलर्जी हो जाती है या फिर इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन हो जाती है, जहाँ ब्लड जमा हो जाता है उस जगह मास्ट सेल और बेसोफिल सेल्स भी प्रोड्यूस करती हैं हेपेरिन। हेपेरिन नेचुरल एंटीकोगुलेंट की तरह वर्क करता है, प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग। आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट कौन सा है, EDTA, एथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड, और सोडियम सिट्रेट और सोडियम ऑक्सीलेट भी हैं, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये आर्टिफिशियल कोगुलेंट है। म्यूकोपॉलीसेकेराइड मेन कंपोनेंट ऑफ मैट्रिक्स है,
कनेक्टिव टिश्यू का, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर मिलता है म्यूकोपॉलीसेकेराइड, और इसके प्रोटीओग्लाइकन भी बोलते हैं म्यूकोपॉलीसेकेराइड को। 5 से 8 5 to 8 अमीनो एसिड कोवेलेंटली अटैच रहते हैं। हाइलुरोनिक एसिड ये एग्जांपल है म्यूकोपॉलीसेकेराइड का। हाइलुरोनिक एसिड जो है जोना पेलुसिडा की जो पेरिफेरल साइट है, मतलब ये जोना पेलुसिडा हुई तो इसके बाहर जो है हाइलुरोनिक एसिड की लेयर मिलती है, ठीक है। और ग्राउंड सब्सटेंस है ये मैट्रिक्स का हाइलुरोनिक एसिड, और डिग्रेडेट करने का काम कौन करता है? हाइलुरोनिडेज एंजाइम। किसको? हाइलुरोनिक एसिड को, हाइलुरोनिडेज एंजाइम। कॉन्ड्रोटिन सल्फेट और केराटिन सल्फेट भी एग्जाम्पल है म्यूकोपॉलीसेकेराइड के। थैंक यू वेरी मच। आगे देखते हैं, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कल लिपिड। थैंक यू।